देवीलाल जी का तो ये था, बात के धनी थे, जो कह दिया सो कह दिया, फिर उसको निभाते थे। उनके मन में लोगों की सेवा करने की बात रहती थी। जब मैं लाउड स्पीकर लेकर चलता था तो देवीलाल जी भाषण देते, मतलब हैंडी माइक होता था। हाँ। और वो जो उसमें तार जुड़ी होती थी, माइक ऐसा टाइम था जी। तो उस वक्त शुरू की राजनीति। 87 में आप विधायक बने, मंत्री बने। जो वो वाला दौर था उसके अंदर 7 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। तो आपको उस समय पर 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला बतौर वजीर। तो इन चारों मुख्यमंत्रियों को आपने जो इनका काम करने का तरीका देखा, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि इनका क्या स्टाइल था काम करने का, चौधरी देवीलाल का क्या तरीका था और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला का क्या तरीका था? मेरे मन में एक उमंग थी कि मैं देश के लिए काम आऊं, समाज के लोगों की सेवा करूं और समाज के लोगों का प्रिय बनूं। मुझे आज भी वो याद है कि ओएसडी सवेरे सवेरे हमारे घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं सो रहा था तो मुझे उठवाया। मैं कत्याल साहब जल्दी चलो, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दिल्ली पहुंचो। मुझे 7 बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ मेरा पौने 4 साल में। पैसे की वस्तु उस वक्त भी शुरू हो गई थी। जिस पार्टी में आप हैं उसके नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। 9 अगस्त को उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। आज के नेताओं में बहुत जल्दबाजी है कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति और पति बन जाऊं। तो वो अंग्रेज 70,000 थे सारे हिंदुस्तान में जब 25-30 करोड़ की आबादी थी और देश के मालिक बन गए। वो इस तरह तो बन गए। देखो भाई, राजनीति में आना है तो सेवा के लिए आओ भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपसे चर्चा करेंगे कि राष्ट्र हो, समाज हो या राजनीति, सभी इतिहास की या सभी ये कहें कि बुनियाद पर लिखी जाती है भविष्य की इबारत। इतिहास तय करता है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा और इतिहास से ही, यानी कि जो पुराने लोग होते हैं, चाहे वो राजनीति के हों, समाज के हों या राष्ट्र की संरचना में अपना दायित्व निभाने वाले लोग, वो ये बताते हैं कि भविष्य के लोग किस प्रकार का आचरण करें, कैसा राजनीति के अंदर या समाज के अंदर या राष्ट्र में कैसी मिसाल कायम करें जिससे कि राष्ट्र का और समाज का गौरव बढ़े। और इसके साथ साथ खासकर राजनीति की जब बात आती है, आज के समय में जब राजनीति का पतन हो चुका है, राजनीति गिरते स्तर की जा चुकी है, लोग ये कहते हैं कि नेताओं की शक्ल से आम जनता को इतनी मोहब्बत नहीं रही या ये कहीं नफरत होने लगी है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि समाज और राष्ट्र के सामने राजनीति के मंच से ऐसे लोग, ऐसे किरदार निकल कर आएँ कि जो नज़ीर बने, जो ये तय करें कि भविष्य की जो इबारत लिखी जाए वो कैसी लिखी जाए, जो ये फैसला करें कि जो हमारे झंडा बरदार हों, हमारे हुक्मरान हों या राजनीति को सेवा का माध्यम माना गया है, तो सेवा करने वाले ऐसे लोग हों कि जिनके चाल चरित्र और कर्तव्य में सेवा पहले दायरे में रहती हो। कुछ इन्हीं बातों को लेकर आज स्टूडियो में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है हरियाणा सरकार के पूर्व में मंत्री रहे, राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी अपना आप ये कहें कि उन्होंने बहुत लंबा करियर दिया है राजनीति के अंदर, लगभग 40 साल से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल। जानेंगे उनसे कि किस प्रकार से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। हरियाणा के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके सुभाष कत्याल से जानेंगे कि आखिर कौन से मुख्यमंत्री के साथ काम करके ये लगा कि वो फला मुख्यमंत्री जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा। ये भी जानेंगे कि हरियाणा को, जो हरियाणा के गठन से पहले जिन्होंने, या ये कहें कि हरियाणा के गठन के साथ जिन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी, तो आज लगभग 55 साल बाद वो हरियाणा को कहाँ पाते हैं। इन सब सवालों के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के साथ। कत्याल साहब, आपका स्वागत है देश रोजाना में। बहुत धन्यवाद। तो कत्याल साहब, राजनीति की शुरुआत कब से और किन हालात में कैसे कैसे हुई? सबसे पहले देश रोजाना के दर्शकों को नमस्कार। संजय जी, मैं 1971 में गवर्नमेंट कॉलेज जींद में लेक्चरर लगा जी, इकोनॉमिक्स का, और उसके बाद 1972 में मैंने लॉ ज्वाइन कर ली और उसी वक्त से ही मैं पहले समाज सेवा काम में जुटा और साथ साथ राजनीति जी। तो 1972 से लेकर और आज तक 51 साल से मैं 51 साल से पूरी तरह सक्रिय हूँ। और मेरे मन में एक उमंग थी कि मैं देश के लिए काम आऊँ, समाज के लोगों की सेवा करूँ और समाज के लोगों का प्रिय बनूँ। कोई अवसरवादी राजनीति नहीं करना चाहता था मैं बचपन से ही। मेरे मन में उमंग थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी कि भारत विश्वगुरु बने जी। लेकिन एक शौक मुझे जरूर था
कि मैं उस मशीनरी का हिस्सा बनूं जो मशीनरी भारत को विश्व गुरु बनाए। तो मशीनरी का हिस्सा बनने के लिए जरूरी था चुनाव लड़ना, उसके लिए जरूरी था चुनाव लड़ना। तो 1972 में आप बता रहे हो राजनीति की शुरुआत की, यानी कि हरियाणा के निर्माण के, हरियाणा के गठन से ठीक 6 साल बाद। हाँ, तो चुनाव की रूपरेखा कब से शुरू हुई बननी, चुनाव लड़ने की कब से तैयारी शुरू हुई? चुनाव लड़ने के लिए तो 1977 में। अच्छा, आपकी उम्र कितनी रही थी 72 में? 72 में मेरी 24 साल उम्र थी। 24 साल। तो हरियाणा के अंदर उस समय जो चुनाव लड़ने की उम्र थी 25 साल थी। हाँ, यानी कि जो एलिजिबिलिटी 25 साल की बनती थी, आपने राजनीति की शुरुआत कर दी 24 साल की उम्र में। अपने गांव अलावलपुर से ही शुरू कर दी थी जी, एक ग्राम कल्याण समिति के द्वारा। और उसके तुरंत बाद ही फिर मैंने पलवल में युवा परिषद बना ली थी और वहां पर हमने सारे कैंडिडेट्स को बुलाया कि भाई आप क्यों एमएलए बनना चाहते हो। कब के चुनाव में? 1972 के। जी। तो उसमें हमने जो उपयुक्त समझा कि मास्टर श्यामलाल ठीक लग रहे हैं कैंडिडेट, और हमने उसका सपोर्ट भी किया जी। और वो एमएलए बने 1972 में। 77 में कोई व्यक्ति मेरे साथ आया मेरे पास कि जी एमपी की टिकट लेनी है और हमारे साथ चलो जी। तो हम किसी की टिकट के लिए मांगने के लिए एमपी के लिए दिल्ली आए। लेकिन कौन सी पार्टी की टिकट मांगने के लिए? जनता पार्टी की जी, यानी कि विपक्षी जो पार्टी थी। लेकिन वो हम प्रोफेसर शेर सिंह के पास आए थे उस दिन। उन्होंने कह दिया जिसके लिए हम गए थे भाई इनको टिकट तो मिल नहीं सकती। किसके लिए गए थे कत्याल साहब? एक शिवनारायण जी हमारे साथी थे जी, शिवनारायण तेवतिया। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा भाई जाट को टिकट नहीं मिलेगी फरीदाबाद से। तो प्रोफेसर शेर सिंह आर्य समाजी नेता थे, आर्य समाजी नेता, खुद भी जाट थे शायद? वो भी जाट थे। अच्छा। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा। तो पंडित किरणदेव वकील थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास नॉन जाट है, सुभाष कत्याल है। तो मेरा नाम उन्होंने प्रपोज कर दिया 77 में एमपी की टिकट के लिए। मतलब टिकट मांगने गए थे और खुद टिकट के दावेदार बन गए? नहीं, किसी ने मांग ले, किसी और ने बना दिया किसी ने। लेकिन उन्होंने मेरा नाम ले दिया और फिर हम जुट गए। अब मेरी जान पहचान तो उस वक्त भी 4-5 हलकों में तो बहुत आराम से। तो प्रोफेसर शेर सिंह का क्या रुतबा था उस समय? क्या वो केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त? केंद्रीय मंत्री तो बाद में बने ना? नहीं, उसमें भी केंद्रीय मंत्री थे वो। ठीक है जी। जी। तो हम गए तो उनके लिए टिकट के लिए थे और वह नाम मेरा प्रपोज हो गया। तो खैर वो टिकट पंडित धर्मवीर वशिष्ठ को मिल गई। हमने इलेक्शन में काम किया फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में जाकर जी। और 78 का जो चुनाव आया और धर्मवीर वशिष्ठ चुनाव जीत गए। वो चुनाव जीत गए जी। तो मैं उनका प्रिय बना क्योंकि मैं बहुत काम किया, मैं विश्वास करता हूँ। तो मैंने अच्छा कार्य किया इलेक्शन में। और 1978 में मैं पलवल हल्के का जनरल सेक्रेटरी था जनता पार्टी का। और मैंने फिर एमएलए के लिए ट्राई किया पूरी जोर से। टिकट खैर मूलचंद मंगला जी को मिली 1982 में। 1978 में 78 विधानसभा का चुनाव हुआ। हाँ जी। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, मुझे टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं फिर मुझे नहीं मिली टिकट जब, तो मैंने उनका सपोर्ट किया जी। और मैं प्रोमिनेंट एक कैंडिडेट के रूप में पलवल में एस्टेब्लिश हो गया। एमएलए बनने से पहले मैं 20 बार हर घर में जा चुका था, साइकिल पे, तांगे में, बस में। नहीं, अभी आगे आएंगे। एमएलए तो आप 87 में बने ना? लेकिन शुरू तो 24 से कर दिया था, 78 से जी शुरू कर दिया था। और पूरी तरह से हर गांव में जा रहा था, दुख में, सुख में, गमी में, खुशी में। अच्छा, गांव में रहकर मैंने स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की चारदीवारी बनाने में, लोगों को पेंशन दिलवाने में, यानी ऐसे में समाज में काम भी करता था। एक मंदिर का निर्माण था अलावलपुर में, उसका मेले की का प्रबंध था। तो मैंने सारे काम में जनता के जो अच्छे लगते थे, जनता को, जिनसे जनता को लगता था कि ये हमारे भले काम है, ऐसे कामों में जुटा रहता था। तो लोगों का प्रिय बना। यानी कि राजनीति समाज नीति से चलती है, तो सामाजिक कार्य करते हुए आप विधायक के पद तक आखिर पहुंच गए, जो आपका सपना था कि भारत विश्व गुरु बने। में इलेक्शन लड़ा, थोड़ी सी वोट से हार गया मैं। और 87 में फिर लोगों ने तो ये शुरू कर दिया भाई कत्याल को टिकट नहीं दी तो हम जमानत जब्त करा देंगे। तब मुझे टिकट मिली 87 में। चौधरी लाल जी ने टिकट दी। तो 1982 में पहला चुनाव लड़ा। हाँ, चुनाव हार गए थोड़े से वोटों से, नंबर 2 पे रहा। 1987 नंबर 2 पे रहे। 1987 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और उसके बाद में कई चुनाव लड़े। चलिए कत्याल साहब, 1987 का जो समय था, आज अगर ये कहें तो एक युग बीत चुका उसको। बिल्कुल ठीक। एक पीढ़ी बदल जाती है लगभग 87 से आज, यानी कि हम मान लें तो 35 साल से ज़्यादा समय हो गया।
कितना बदलाव देखते हैं राजनीति के अंदर, कितना लोगों में बदलाव आया? नहीं, उस वक्त सादगी थी। लोग बात जो नेताओं में भी, जनता में भी, कार्यकर्ताओं में, तीनों में पूछ रहा हूँ, कितना बदलाव देखते हैं? मुझसे पहले के जो नेता बनते थे, यानी कांग्रेस की सरकारें होती थी, तो उस वक्त तो ये चलन था कि गांव में जाके चौपाल पे बैठ जाते थे, 10-20 ठोंडे इकट्ठे हो गए और गांव का फैसला दे देते थे। गांव ने फैसला दे दिया, इनको वोट देनी है जी। लेकिन मैंने संजय जी शुरू किया एक एक घर में जाना। कोई गरीब व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके वहां भी जाना, यानी किसी की भैंस मर गई तो वहां भी जाता था मैं। यानी कि राजनीति को एक आम जनता तक पहुंचा, मतलब एक जो ठोंडों से, ठोनेदारों से, बड़े नेताओं से चल करके पूरे गुड़गांव जिले में उस समय मैं अकेला ऐसा प्रतिनिधि था या वर्कर था मैं, जो हर व्यक्ति के पास पहुंच रहा था। मैंने इन नेताओं को सिखा दिया कि आम जनता के पास जाना है, मतलब जनता के पास जाए बिना बात बनेगी नहीं। ठीक। और उस बात से मुझे फायदा हुआ, वरना मुझे तो कोई सीरियस लेता नहीं था। और जब मैंने हर व्यक्ति तक जाना शुरू किया, गरीब से गरीब तक, तो मैं लोगों का प्रिय बना और लोगों ने मुझे दिल से एमएलए बनाया। कदर साहब, राजनीति के अंदर आज भी कहा जाता है गरीब आदमी, आम आदमी की बात करेंगे। क्या नेता जो हैं आज के कितना सरोकार रखते हैं गरीब आदमी से, कितना आम आदमी की बात रखी जाती है, कितनी उठाई जाती है? आजकल तो ये हो गया जी, एक तरह किस तरह बन जाओ बस, किस तरह से गरीबों का नाम लेकर और फिर अपना खुल के खेलते हैं। मतलब राजनीति, गरीब एक सीढ़ी बन गया राजनीति। 87 में आप विधायक बने, मंत्री बने, जो वो वाला दौर था उसके अंदर 7 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। 7 बार। और अगर मैं ये कहूँ तो आपको उस समय पर 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला बतौर वजीर, सूबे के मंत्री के रूप में। चौधरी देवीलाल की वजारत में रहे आप, चौधरी हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने। शायद दर्शक उस युग को याद भी ना कर पाते हों, जो आज की हमारे जो नए दर्शक हैं उनको शायद ये भी ना पता हो कि 1987 से 1991 का जो वो दौर था, उस दौर के अंदर जब कि देश की राजनीति बदली थी, लेकिन हरियाणा की राजनीति ऐसी हुई थी कि 4.25 साल में 7 मुख्यमंत्री बने थे। तो कदर साहब, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में, क्योंकि बार बार बदले थे बीच में, आपको काम करने का मौका मिला चौधरी देवीलाल के साथ में, मास्टर हुकम सिंह के साथ में, बीडी गुप्ता जी के साथ में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ में। बिल्कुल ठीक। तो इन चारों मुख्यमंत्रियों को आपने जो इनका काम करने का तरीका देखा, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि इनका क्या स्टाइल था काम करने का, चौधरी देवीलाल का क्या तरीका था और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला का क्या तरीका था? देखो, 3 बार तो मुझे ओथ लेने का मौका मिला चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में। मंत्री पद की 2 बार राज्य मंत्री के रूप में और 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जी। और डिपार्टमेंट हर बार बदल ही जाते थे। देवीलाल जी का तो ये था, बात के धनी थे, जो कह दिया सो कह दिया, फिर उसको निभाते थे। और उनके मन में लोगों की सेवा करने की बात रहती थी। लोगों तक पहुंचने के लिए वो 20-20 आदमियों में भाषण भी देते थे। मैंने वो युग देखा है जब मैं लाउड स्पीकर लेकर चलता था और देवीलाल जी पीछे 20 आदमी बैठे होते दर्शक, और देवीलाल जी भाषण दे, मतलब हैंडी माइक होता था। हाँ। और वो जो उसमें तार जुड़ी होती थी, माइक ऐसा टाइम था जी। तो उस वक्त शुरू की राजनीति। तो देवीलाल जी का तो ये था कि जो कह दिया सो कह दिया। मतलब चौधरी देवीलाल का देश की राजनीति में कोई तोड़ नहीं है। और नए नए नेता उन्होंने बनाए, नए नए एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, उन्होंने बहुत लोगों को नेता बनाया चौधरी देवीलाल जी ने। और मुझे भी जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे भी उन्होंने अवसर दिया नेता बनने का। और आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बात उनमें भी वही थी, वो भी जो कह देते थे वो करके दिखाते थे और वाकई बहुत मेहनती थे और उनकी एडमिशन पकड़ भी थी। लेकिन बस उनमें थोड़ा कान के कच्चे थे, और वो जो बात कोई कहे और फिर वो सुनते नहीं थे, तो उनकी ये बात उनके पतन का कारण बनी। अदरवाइज वो लोगों के मन में अपना जमाने का छवि को कोशिश करते थे, मेहनत करते थे और मेहनत करके लोगों की उम्मीदों तक पूरा उतरने की कोशिश भी करते थे। मास्टर हुकम सिंह जी को थोड़े समय मिला 3 महीने लगा, लेकिन वो शरीफ आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, लेकिन ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे वो किसी काम में और पूरी तरह कोशिश करते थे, वही थी। चलिए, बीडी गुप्ता मुख्यमंत्री थे, उनके साथ आप भी मंत्री थे। बीडी गुप्ता जी 1.5-2 महीने रहे लगभग, बाकी ज़्यादा मौका उनको नहीं मिला। मुझे 7 बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ मेरा 4.25 साल में, 11 महकमे रहे मेरे पास और मुझे काम करने का पूरा मौका मिला और मैंने बड़े जोश के साथ
काम किया। मुझे ये लगता था कि मैंने जो अहद किया है, जो मैंने संकल्प लिया है सेवा करने का, राजनीति में आने का, उसको निभाने की मैंने पूरी कोशिश की और मुझे उसमें सफलता मिली। मुझे हरियाणा प्रदेश के हर जिले में, हर कस्बे में जाने का मौका मिला और मैं बड़े शौक से लोग काम करता था और लोगों में बड़ी उमंग थी मेरे प्रति। 87 का दौर जब आप मंत्री थे, बार बार सरकारें बदल रही थी। जब देश के अंदर वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए, चौधरी देवीलाल सेंटर में चले गए, हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। एक चर्चा चली थी, हमने भी सुनी थी, बहुत छोटे थे, कि आपको ही मुख्यमंत्री बनाने की बात चली थी। क्या मन में वो बात, उमंग कभी आज भी आती है या वो बात याद आती है तो कैसा महसूस होता है? नहीं, देखो ऐसा है संजय जी, मुझे आज भी वो याद है कि ओएसडी सवेरे सवेरे हमारे घर आए। ओएसडी कौन थे? आर.एस. चौधरी जी। आर.एस. चौधरी, देवीलाल जी के ओएसडी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं सो रहा था तो मुझे उठवाया। मैं कहते साहब जल्दी चलो, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दिल्ली पहुंचो। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? मैंने उनसे कहा आप मुझे क्यों मजाक कर रहे हो? कहने लगा मैं आपसे मजाक करने के लिए आया हूँ सवेरे घर पे, तो उठाने के लिए आपको। अरे भाई आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आप जल्दी चलो। तो मैं ना दोगे दिल्ली पहुंच गया आर्यन भवन में। मुझे 2 मंत्री भी मिले। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि भाई खतियाल साहब आपको सीएम बना रहे हैं। मैंने पूछा काहे की मुबारकबाद? बोले आपको सीएम बना रहे हैं, बहुत बधाई। चलो मैं वहाँ बैठ गया आर्यन भवन में जाके। उसके बाद वो वीडी गुप्ता जी को मुफ्ती बना दिया, फिर कोई बात ही नहीं हुई, मैं अपने घर में। मतलब सीएम बनते बनते रह गए। अब पता नहीं, अब देखो कोई शनि की 7.5 चल रही होगी। चल रही है तो आप भी मानते हैं शनि की 7.5 को? ये जो जैसे अब जो देखते हैं करते हैं, जो लोग कहते हैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं कि शायद ऐसा होगा। मैंने आप जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कि राजनीति की जो, या समाज की या राष्ट्र की जो इबारत लिखी जाती है, मजबूत नींव पे लिखी जाती है। बिल्कुल ठीक। आपने एक राजनीति का युग जिया है, आज भी सक्रिय हैं? बिल्कुल ठीक है। या निष्क्रिय हैं? पूरी तरह सक्रिय हूँ, पूरी तरह फुल्ली। तो एक बात और बताएं कतियाल साहब, कि आजकल मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो पुरानी राजनीति में, यानी कि जो युग शुरू हुआ था हरियाणा के निर्माण के समय, यानी कि सन 66 और सन 72 से, उस समय के नेताओं में और आज के नेताओं में क्या फ़र्क मानते हैं? मैंने आपसे ये पूछा था। देखो, दूसरा मैंने आपसे एक बात और कहा था, पहले यही सुनो जी। आज के नेताओं में बहुत जल्दबाजी है कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति और पति बन जाऊं। ये जो टेंडेंसी है ये बहुत खतरनाक है। उस वक्त के नेताओं में इतनी बात नहीं थी, थोड़ी बहुत रहती होगी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बहुत साधारणता थी। आज तो जो पंच सरपंच से लेकर और एमपी तक, मिनिस्टर तक, उनके मन में ये है कि बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊं, बहुत मोटा बन जाऊं। कोई पैसे की जो हवस है वो कमी नहीं हो रही। थोड़ा इसके लिए हमें अपने जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारे जो राष्ट्र की धरोहर है, हमारे सभ्यता जो है, उसको ध्यान रखते हुए सोचना चाहिए कि राजनीति में जो लोग आए वो सेवा करने के लिए आए। राजनीति सेवा का साधन है, ये पेशा नहीं है। ये तो ये सोचकर जब आएंगे तब देश का कल्याण और बढ़िया होगा। देखो हम 1000 साल गुलाम रहे, उसका कारण भी ये था, उसमें जो राजा हुआ करते थे उनके सेनापति बिक जाते थे, उनके जो काम करने वाले वही बिक जाते थे। जो मुगलों के हमले हुए या मुस्लिम आक्रांताकारी थे उनके हमले हुए या अंग्रेज आए, तो वो अंग्रेज 70,000 थे सारे हिंदुस्तान में, जब 25-30 करोड़ की आबादी थी, और देश के मालिक बन गए। वो इस तरह तो बन गए, कोई पैसे की वस्तु उस वक्त भी शुरू हो गई थी। जिस पार्टी में आप हैं उसके नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। 9 अगस्त को उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। तो भ्रष्टाचार ने कितना झगड़ा हुआ है भारत को, क्या लगता है आपको? देखो मोदी जी भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, कह भी रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह भी रहे हैं भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, और छापे पड़ रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन अब जो समाज में बुराई होती है उसको ख़त्म करते करते टाइम लगता है। और मैं बताना चाहता हूँ, हमें अपने पाठ्यक्रम से ही, हमें बचपन से लोगों को सुधारना पड़ेगा। जब हम
माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, तभी से वातावरण बनाना पड़ेगा कि ईमानदारी आए, शुचिता आए, वो तभी जाके आगे फलीभूत होगी। हम जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब मोदी जी तो पूरी तरह लोग कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो, सारा कुछ हो रहा है विपक्ष के लोगों पर सिर्फ नहीं, अपने वालों पर भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कितने लोग, कितने परसेंट होंगे लेकिन आपके वाले? वो उसके लिए बेहतर जो तरीका है वो मैं ये समझता हूं कि स्कूली समय से ही बच्चों में वो प्रवृत्ति जगाई जाए, जिससे कि भाई आपको ईमानदार रहना है, देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना है और देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। ये शुरू से जब शुरू से होगा सारे कार्यक्रम तब अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। 2014 में आपकी सरकार बन गई थी, हरियाणा में भी और देश में भी। उसके बाद भी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। अब मैंने बताया ना आपको, अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है प्रधानमंत्री महोदय ने बनवाई है, जो अब उसके द्वारा ये जो शुरू से नैतिकता के बात आएंगी, नैतिकता की बात रखी जाएगी बच्चों में, शुरू से ये भावना भरी जाएगी, तो उसका असर पड़ेगा। तो यानी कि 30 साल बाद समझे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा कुछ? नहीं, 30 साल नहीं, लेकिन आधी पढ़ाई आगे आएगी ना, वो तो तब भी असर पड़ेगा उससे, और उससे तो नींव मजबूत हो जाएगी। और अब जो ये साधन अपनाए जा रहे हैं दूर करने के लिए, उस पर एक्शन लिया जा रहा है कि रोक हो इस बात पे। जहां तक मैं समझता हूं भ्रष्टाचार एक गंगोत्री है, एक गंगा है जिसके अंदर कोई आचमन करता है और कोई डुबकी लगाता है। खैर, कदर साहब, चौधरी देवीलाल जब थे और जब वो विपक्ष में हुए तो उन्होंने एक आंदोलन कहें या एक शुरुआत कही थी। उन्होंने कहा था राइट टू रिकॉल का होना चाहिए कि जब जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे ना उतरें तो उनको वापस बुला लिया जाए। कही थी, मुझे याद है। आप पुराने नेता हैं, राजनीति को बहुत पास से देखा, जाना, समझा है आपने अच्छे से, लोगों को काम करने का तरीका अपना भी देखा और उन्होंने का भी देखा है। क्या वाकई जो नेता चुन कर जाते हैं, अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरे ना उतरें तो उनका नैतिक दायित्व क्या कुछ बनता है और क्या जनता को क्या करना चाहिए? देखो, मैं बताना चाहता हूं संजय जी, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे राइट टू रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी सेवा के लिए बना है, अब हमारा कोई प्रतिनिधि हो, हमारे पलवल का हो, फरीदाबाद का हो, रोहतक का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, पूरे भारतवर्ष का हो, कहीं का भी हो, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं सेवा के लिए बना हूं और मेरा सेवा करने का नैतिक कर्तव्य है। सेवा ही राजनीति का साधन है। लेकिन जब हम अपने काम में जुट जाएं, व्यक्तिगत हितों में जुट शुरू कर दें, तो राजनीति का मतलब नहीं रह जाता था। नैतिक कर्तव्य ये बनता है उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। जब भी काम चलेगा तभी देश सच्ची सेवा होगी। कि जो आदमी सही काम नहीं कर रहा, जनता की उम्मीदों तक सही नहीं उतर रहा, जनता से वोट लेके बन गया और फिर अपने कामों में लग गया और फिर वो पैसे देने लग गया, तो उसको रिकॉल होने का ये जरूर कोई तरीका होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं। यानी कि संसद में ऐसा कानून बने, बिल्कुल बने, कि अगर जो आदमी सेवा करने के लायक, जो सेवा नहीं कर रहा है, जनता समझे कि ये सेवा के लायक नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे हैं, ये तभी संभव हो पाएगा कि जब ऐसा कोई कानून आए जिससे कि राइट टू रिकॉल का बात हो। उसके बिना शुचिता, नरमियों कोई नहीं मान रहा आजकल, परसुएशन को नहीं मान रहे। वो बात हो सकती है कि बचपन से ही शुरू कर दें, स्कूलों से ही शुरू हो जाए और उसमें वो लंबा समय लगेगा। इसलिए वो तो नैतिक शिक्षा की ऐसा कोई कानून आए और जब ये होगा तभी संभव हो पाएगा। चलिए, और कुछ कत्याल साहब कुछ और कहना चाहें, कोई आपके अनुभव हो? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो नए नेता बनने जा रहे हैं उनके लिए कोई संदेश अगर देना चाहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मेरा बेटा है राजीव कत्याल, वो राजनीति में सक्रिय है पूरी रूप से। मैंने तो उसको भी कहा है, देखो भाई, राजनीति में आना है तो सेवा के लिए आओ भाई। सेवा, देश की सेवा, जनता की सेवा, आम आदमी की सेवा, लोगों को ये लगे कि हमारा ये नेता आ रहा है, हमारी उम्मीद पूरा उतर रहा है, हमारे आंसू पहुंच रहा है, तब तो कोई फायदा है राजनीति में आने का। वरना खाली तनख्वाह लेने के लिए कोई आ रहा हो तो उसका आने कोई फायदा। पेट पालने के तो और बहुत सारे हो सकते हैं। तो और भी कोई दूसरा नुमाइंदा भी है, कोई एमएलए है, एमपी है, सरपंच है, पंच है, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि भाई राजनीति में आ रहे हो तो सेवा के लिए आओ। बोला रोटी कमाने के तो बहुत साधन है, आप उस तरह बिजनेस करो, कोई और काम करो, वहां से रोटी कमा लोगे। लेकिन राजनीति को रोटी कमाने के लिए नहीं, राजनीति में सेवा के लिए आओ। कि राजनीति में आने के बाद हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरा कर्तव्य है
कि मेरा देश मुझे पुकार रहा है, भारत माता के लिए हमें पूरी तरह समर्पित रहना है और देश की सेवा करनी है और अपने देश को एक बार फिर विश्व गुरु बनाना है, विश्व सर्वोच्च बनाना है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। तो ये थे पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, जिन्होंने बताया कि अपने लगभग 40-45 साल के पॉलिटिकल करियर के अंदर जिन्होंने ये बताया कि चौधरी देवीलाल की वजह से वो राजनीति में यहाँ तक आए, जिन्होंने ये बताया कि राजनीति के अंदर गरीब कहीं सीढ़ी ना बने, शुचिता और स्वच्छता की बातें रहें। आने वाले दिनों में फिर ऐसी किसी हस्ती से आपको मिलवाएंगे। हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।